नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, भारत में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है, इसके बारे में जानेंगे। पैरा एथलेटिक्स में भारत ने परचम लहराया है, इसके बारे में जानेंगे। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने 17 नियम लागू किए हैं, इनके बारे में जानेंगे। वर्धा की ईरानी कप जीत हुई है, इसके बारे में जानेंगे। लोकल फॉर वोकल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह प्रधानमंत्री जी की पहल है, लोकल फॉर वोकल, यह बहुत जरूरी है। उत्कर्ष प्रदर्शन और उपलब्धियां खेल जगत की, इनके बारे में जानेंगे। एक एक करके चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक, MSME लोकल फॉर वोकल योजना। भारत मंडपम के बारे में, इसके बारे में ये किस चीज के लिए आयोजन किया जा रहा है। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोकल, यह छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए एक सरकारी पहल या कार्यक्रम हो सकता है। इसमें स्थानीय स्तर के व्यवसायों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने, नेटवर्क बनाने, मार्केटिंग और वित्तीय मदद देने जैसे अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह कार्यक्रम लोकल फॉर वोकल जैसे अभियान के साथ जुड़ा होता है, जो वोकल फॉर लोकल पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है देश में बने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय व्यवसायों को मजबूत करना। इससे पहला प्रश्न हमारे सामने है, MSME का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन बी हमारा सही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, वोकल फॉर लोकल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन बी हमारा सही है, देश में बने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, व्याख्या आप स्वयं पढ़ते रहें, व्याख्या पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। भारत मंडपम में वोकल फॉर लोकल आयोजन किस प्रकार का कार्यक्रम है। ऑप्शन बी व्यापारिक और प्रदर्शनी कार्यक्रम है ये। अगला प्रश्न, MSME क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन बी रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास करना इसका सबसे बड़ा लाभ है। अगला प्रश्न, भारत मंडपम का आयोजन आमतौर पर किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति और व्यवसायों को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, MSME के तहत आने वाले उद्यम किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए कर्मचारियों की संख्या और निवेश राशि के आधार पर किए जाते हैं। अगला प्रश्न, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से किसे बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन बी स्थानीय और भारतीय उत्पाद को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलता है। MSME क्षेत्र में कौन सी सरकारी योजना लाभ प्रदान करती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसमें लाभ प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाता है। भारत मंडपम में आयोजित प्रदर्शनी में क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए स्टॉल, सेमिनार और पैनल डिस्कशन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, वोकल फॉर लोकल पहल किस प्रधानमंत्री की पहल है। ऑप्शन बी ये नरेंद्र मोदी जी की पहल है। अगला प्रश्न हमारा देश में प्रदूषण से होगा। प्रदूषण में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। प्रदूषण की क्या स्थिति है देश के अंदर, इससे प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। एक एक करके चलते हैं। भारत में 2025 में सबसे अधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है। सितंबर 2025 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 169 था, जो अस्वस्थ श्रेणी में आता है। यह स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सुरक्षित सीमा से लगभग 20 गुना अधिक है, जिससे यह शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में शामिल है। दिल्ली के अलावा भारत के अन्य प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद, बिरनिहार मेघालय, चंडीगढ़, हापुड़, धनबाद, बद्दी, ग्रेटर नोएडा और पुंजेमुरा महाराष्ट्र और नोएडा इसमें शामिल हैं। एक एक करके चलते हैं प्रश्नों के।
भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है। अगला प्रश्न, दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? दिल्ली में प्रदूषण के सारे कारण हैं ये। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाना और निर्माण कार्य, ये सारे इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर S+ श्रेणी में होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हमारा सही है, सामान्य स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने पर लोगों को क्या करना चाहिए? सारे कार्य करने चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही है, मास्क पहनकर बाहर जाना, AQI की निगरानी करना, जब AQI बहुत S+ तो घर के अंदर रहना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अन्य अत्यधिक प्रदूषित शहरों में कौन सा शामिल है? गाजियाबाद और नोएडा इसमें शामिल हैं। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, बिरनीहाट, मेघालय, हापुड़ अत्यधिक प्रदूषित शहर हैं। अगला प्रश्न है हमारा एम्बुलेंस ड्रोन से। एम्बुलेंस ड्रोन सेवा क्या है? भारत सरकार ने इसको शुरू किया है, इसके बारे में जानते हैं। ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये इसकी चित्र है। आगे, ड्रोन एयर एम्बुलेंस एक संक्षिप्त परिचय। ड्रोन एयर एम्बुलेंस, जिसे मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है, यह एक उन्नत तकनीकी प्रणाली है जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में तेजी से सहायता प्रदान करती है। यह ड्रोन जीवन रक्षक उपकरणों जैसे कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, AED, दवाइयां और चिकित्सा आपूर्ति को दुर्घटना स्थल तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इससे हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है, ड्रोन एयर एम्बुलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन बी, आपातकालीन चिकित्सा उपकरण और दवाइयां जल्दी पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, गोल्डन आवर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को त्वरित चिकित्सा सहायता मिलना पहला 60 मिनट गोल्डन आवर होता है। अगला प्रश्न, ड्रोन एयर एम्बुलेंस के उपयोग के क्या लाभ हैं? ऑप्शन डी, इसके सारे लाभ हैं ये। ट्रैफिक और भौगोलिक बाधाओं को पार करना है ये, त्वरित जीवन रक्षक प्रतिक्रिया है इसमें, और दूर दराज के क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाना, ये सारे इसके लाभ हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ड्रोन एयर एम्बुलेंस में कौन सा उपकरण आमतौर पर शामिल होता है? ऑप्शन ए, AED इसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न, ड्रोन एयर एम्बुलेंस का प्रयोग किस प्रकार के क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयोगी है? ये उपरोक्त सभी में है। घने शहर और ट्रैफिक वाले इलाके, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र और आपदा प्रभावित क्षेत्र, ये सभी में लाभदायक है और सभी के लिए यह उपयोगी है। अगला प्रश्न, कोल्ड गो सिरप क्या है? कोल्ड गो सिरप, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर पाबंदी लगा दी है, इसके बारे में सामान्य जानकारी। इस दवा को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार लें, बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को बिल्कुल भी ना लें। सिरप को अच्छी तरह से हिलाकर मापने वाले कप या चम्मच से ले, IDA के अनुसार बिल्कुल भी ना लें। इससे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बारे में पहला प्रश्न, कोल्ड टू गो सिरप का प्रमुख उपयोग क्या है? ऑप्शन बी, सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों से राहत के लिए इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न, कोल्ड गो सिरप में कौन से प्रमुख तत्व होते हैं? ऑप्शन ए हमारा सही है, सिट्राजिन, पैरासीटामोल आदि तत्व इसमें होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कोल्ड गो सिरप जैसे सिरप पर पाबंदी का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ऑप्शन ए, इसमें नशीले पदार्थ के दुरुपयोग की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई गई है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक बताया गया है, ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार।
अगला प्रश्न, कोल्ड गोश्त सिरप का सेवन किसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए? ऑप्शन डी, सभी को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग वाले व्यक्तियों को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को। इन तीनों को ही सबसे ज्यादा सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न, कोल्ड गोश्त सिरप के सामान्य दुष्परिणाम क्या हैं? जैसे सिर दर्द, नींद आना, मुंह सूखना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके प्रमुख दुष्परिणाम भी यही हैं। आगे, 100% वेबकास्टिंग चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की है। चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में लागू की जा रही है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक मतदान केंद्र की गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। इसमें 17 नियम लागू किए गए हैं। इसके बारे में एक जानकारी को हम आगे पढ़ते हैं। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर दिखाई जाएंगी, जिससे मतदाताओं को उम्मीदवारों की पहचान करने की आसानी होगी। इसके अलावा मतदाता पर्चियों पर उम्मीदवारों के नाम बड़े अक्षरों में छपे होंगे। प्रश्नों के माध्यम से और जानते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारी। पहला प्रश्न, बिहार चुनाव 2025 में कितनी नई पहल की गई हैं? तो ये नई पहल इसमें 17 की गई हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100% वेबकास्टिंग का उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन बी, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शी सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य होगा। अगला प्रश्न, बिहार में 100% वेबकास्टिंग पहली बार कब लागू हुई? ऑप्शन सी, ये 2025 में पहली बार लागू होगी। अगला प्रश्न, ईवीएम में उम्मीदवारों के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? ऑप्शन बी, रंगीन तस्वीरें दिखाई देंगी। अगला प्रश्न, मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन की अनुमति कब दी गई है? ऑप्शन बी, मतदान केंद्र के बाहरी क्षेत्र में दी गई है, अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न, बूथ स्तर पर अधिकारियों के लिए कौन सी नई सुविधा है? आधिकारिक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, 100% वेबकास्टिंग से किसका विश्वास बढ़ेगा? मतदाताओं का यहाँ विश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा उंगलियां उठी हैं। बिहार चुनाव 2025 में उम्मीदवार की पहचान को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है? उम्मीदवार की पहचान को आसान बनाने के लिए ईवीएम में रंगीन तस्वीर और बड़े अक्षरों में नाम है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, नई पहलों का उद्देश्य क्या है? नई पहलों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100% वेबकास्टिंग सुविधा किसके माध्यम से उपलब्ध होगी? यह टीवी और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लागू होगी। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम से प्रश्न है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 12वीं बार वनडे मैच में जीत दर्ज की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह जीत 5 अक्टूबर 2025 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हराकर हासिल की है। इससे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। पहला प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कितने वनडे जीत दर्ज की है? तो इन्होंने लगातार 12 वनडे जीत दर्ज की है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, यह मैच कब खेला गया है? यह मैच 5 अक्टूबर 2025 को खेला गया है। अगला प्रश्न, यह जीत किस टूर्नामेंट में आई है? यह जीत आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया है? भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया है। ऑप्शन बी हमारा सही है।
अगला प्रश्न, भारत का कुल स्कोर इस मैच में कितना रहा है? भारत का कुल स्कोर इस मैच में 247 रन रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय टीम में हार्लिन देओल ने कितने रन बनाए हैं? इन्होंने 46 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की ओर से सिदरा अमीन ने कितने रन बनाए हैं? पाकिस्तान की ओर से सिदरा अमीन ने 81 रन बनाए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत की गेंदबाजी में किसने 3 विकेट लिए और केवल 20 रन दिए हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है। कांति गौड़ ने यह कार्य किया है। अगला प्रश्न, दीप्ति शर्मा ने इस मैच में कितने विकेट लिए हैं? ऑप्शन बी इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। यह कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है। अगला प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर इस लगातार जीत का रिकॉर्ड क्या दर्शाता है? मानसिक मजबूती और उत्कृष्ट खेल कौशल को यह दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, पैरा एथलेटिक्स से हमारा प्रश्न शुरू हो गए हैं। यह है पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा यह खेल खेले जाते हैं। इसके बारे में पहला प्रश्न, भारत ने 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारतीय पैरा एथलेटिक्सों ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो संस्करण कोबे 2024 में जीते गए 17 पदकों में से भी अधिक है। ये इसके बारे में पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन पदकों में कितने स्वर्ण थे? इन पदकों में कुल 6 स्वर्ण पदक थे। अगला प्रश्न, भारत ने कितने रजत और कांस्य पदक जीते हैं? भारत ने इसमें 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस चैंपियनशिप में भारत का स्थान पदक तालिका में क्या रहा है? भारत का इसमें 10वां स्थान रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही है। स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिम किस इवेंट में जीते हैं? ऑप्शन बी F64 भाला फेंक में यह जीते हैं। अगला प्रश्न, शैलेश कुमार ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन सी T63 ऊंची कूद में इन्होंने जीता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? दीप्ति जीवन जी ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, कांस्य पदक विजेता वरुण सिंह भाटी किस इवेंट में थे? ऑप्शन ए 63 ऊंची कूद में थे ये। अगला प्रश्न, भारत ने इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पहले पिछले संस्करण में कितने पदक जीते गए थे? 17 पदक जीते गए थे पिछले संस्करण में। अगला प्रश्न, भारत ने इस चैंपियनशिप में कितने एथलीटों को भेजा है? भारत ने इसमें कुल 73 एथलीटों को भेजा है। अगला प्रश्न, यह है पदक तालिका। पदक यह है हमारा ईरानी कप 2025। ईरानी कप का फाइनल 1 से 5 अक्टूबर 2025 तक नागपुर के वर्धा क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला गया। वर्धा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 342 रन बनाए, जिसमें अथर्व तदे ने 143, यश राठौर ने 91 रन बनाए। आगे इनके जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया ROI की टीम 214 रन पर सिमट गई, जिसमें वर्धा के गेंदबाज यश ठाकुर ने 4 विकेट और अंशुल कंबोज ने भी 4 विकेट लिए हैं।
इससे भी हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न, वर्धा ने ईरानी कप कितनी बार जीता है? तो 3 बार इन्होंने ईरानी कप को जीता है। अगला प्रश्न, ईरानी कप फाइनल में कहाँ खेला गया था? ईरानी कप फाइनल में नागपुर में खेला गया था। अगला प्रश्न, वर्धा ने ROI रेस्ट ऑफ इंडिया को कितने रनों से हराया है? 93 रनों से हराया है। अगला प्रश्न, पहले पारी में वर्धा का स्कोर क्या था? पहले पारी में वर्धा का स्कोर 342 रन था। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, पहले पारी में वर्धा के कौन से बल्लेबाज ने 143 रन बनाए? तो इन्होंने पहली पारी में अथर्ववेद तेंदे ने 143 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, पहली पारी में वर्धा के कौन से बल्लेबाज ने 91 रन बनाए? रस राठौर ने 91 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, ROI के खिलाफ वर्धा के गेंदबाजों ने कितने विकेट लिए हैं? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, 4 विकेट यहाँ पर लिए हैं। यश ठाकुर, अंशुल कंबोज ने पहली पारी में 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। अगला प्रश्न, वर्धा की दूसरी पारी में कितने रन बने? वर्धा की दूसरी पारी में 232 रन बने हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, ROI की दूसरी पारी में लक्ष्य कितने रन का मिला है? तो लक्ष्य जो मिला है वो 361 रन का मिला है। ऑप्शन सी हमारा सही है। वर्धा का कप्तान कौन थे? तो वर्धा की तरफ से जो कप्तान थे अक्षय वाडकर थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, साथियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई है। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को यदि आपको पसंद आया है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इन सभी टॉपिकों से हमारे प्रश्न रहे हैं। भारत में महिला क्रिकेट, पैरा एथलेटिक्स, बिहार चुनाव, वर्धा की ईरानी कप जीत, लोकल फॉर वोकल क्या है आदि हमारे टॉपिक रहे हैं। इसके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, धन्यवाद।